काशी कला कस्तूरी के साहित्य दर्पण प्रोग्राम में हम काशी कला कस्तूरी के सभी श्रोताओं को अपना आदाब पेश करते हैं, नमस्कार करती हूँ। आज काशी कला कस्तूरी की ये खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ मुंबई से लाइव हो रही हैं सुप्रसिद्ध कथाकार सूर्य बालाजी, और ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि ऐसे कथाकार जिनको पूरी दुनिया जानती है और काशी कला कस्तूरी की इस वक्त जीनत बख्श रही हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम करती हूँ। बहुत आभार शबनम, बहुत आभार। और हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी बीएचयू से हैं और आज आप उनसे बातचीत करेंगी। चंद्रकला मैम, क्योंकि आज देखिए ये बहुत बड़ी हम लोग की खुशनसीबी है, हम लोग काशी कला कस्तूरी की ये के इस मंच को आप जीनत बख्श रही हैं। काशी कला कस्तूरी के हमारे सभी श्रोता और दर्शक सबको हमारा अभिवादन है। आज शबनम जी बहुत ही अच्छी जगह से ये ब्रॉडकास्ट कर रही हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में मालवीय जी की मूर्ति के पास, जो कल उनका जन्मदिन मनाया गया और आज वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं सजे हुए मालवीय जी। मैंने कहा भी शबनम से कि देखो ओस गिरेगी, तुम्हें ठंड लग जाएगी, लेकिन इन्होंने कहा मुझे ठंड नहीं लगेगी। तो आज हम 3 बनारस वाले काशी कला कस्तूरी के मंच पर एक साथ हैं और हमारी आदरणीय लेखिका, वरिष्ठ लेखिका और बहुत ही सबकी प्रिय लेखिका सूर्यबाला जी के साथ हमारी बातचीत होगी, उनके रचना कर्म पर, उनके जीवन के अनुभवों पर और उनके क्योंकि अभी एक इंटरव्यू में मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि जितना लिखा है उससे ज्यादा बाकी है अभी। तो आज बनारस जो है, उस जो बाकी है उसमें भी आज थोड़ा सा टोह लगाएगा और छेड़छाड़ करेगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज का मौका इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि कल सोच विचार पत्रिका का सूर्यबाला जी पर जो केंद्रित अंक है उसका विमोचन होना है। उसके जो उससे जुड़े हुए साहित्यिक संघ के जो सचिव हैं जितेंद्र जी, शायद वो भी जुड़ जाएं हम लोगों से बातचीत के दौर में ही। तो वो पूरा अंक आप पर केंद्रित है, आपकी रचनाशीलता पर, और बहुत सारे देश भर के आलोचकों ने और लेखकों ने उस पर लिखा है और कई अंश हैं आपकी पुस्तकों के, कहानियों के और व्यंग्य के। सभी जानते हैं आपको, आप बहुत एक इस दौर में संवेदनशील, मार्मिक, आत्मीय और जवाबदेह लेखन अगर कोई हो सकता है तो वो संभव हो रहा है सूर्यबाला जी के द्वारा। बहुत बड़ा संसार है, अनेक उपन्यास हैं, मेरे संधि पत्र है, यामिनी कथा है, अग्निपंखी है, सुबह के इंतजार तक है, बहुत सारी कृतियां हैं और अनेक कहानियां हैं। और उन कहानियों में जीवन के हर तबके का यथार्थ है। बनारस कहा तो ये जाता है कि बनारस से लेकर मुंबई तक का, लेकिन केवल बनारस और मुंबई नहीं है। अब तो उसमें अमेरिका का भी एक बड़ा पक्ष, उनका जो नया उपन्यास आया है वेणु की डायरी, उसके द्वारा आ चुका है। बहुत ही मोटा उपन्यास है वो, लेकिन जिसने भी पढ़ा है उसने यही कहा है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। मुझे याद है दीदी से मेरी बातचीत होती रहती थी तो उन्होंने कहा कि चंद्रकला ये बहुत ज्यादा पन्ने हो रहे हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ काटने लायक है ही नहीं, तो आप कहाँ से काटेंगी। तो इस तरह से एक बहुत वैविध्य से भरा हुआ बहुरंगी संसार आपने रचा है। कुछ सवाल लेकर मैं आपके सामने यहाँ हूँ। तो
एक पहला ही सवाल है जिसके जवाब में दीदी बहुत सारी गुत्थियां खोलेंगी। और मैंने कहीं पढ़ा था किसी लेखक के संदर्भ में, याद नहीं आ रहा है तो, लेकिन टंग गया दिमाग में कहीं, कि रचने की राह तुम्हें किसने दिखाई, है ना? किसने दिखाई तुम्हें रचने की राह? कहते हैं लेकिन लेखन को लेखक चुनता है, लेखक या लेखिका लेखन को चुनता है। और मुझे लगता है कि रचना चुन लेती है लेखक को, रचनाशीलता ही चुनती है लेखक को। लेखक क्योंकि ऐसा होता कि अगर लेखक चुनता तो बहुत से लेखक होते, लेकिन सभी बिल्कुल लेखक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सभी तो लेखक नहीं। सही। तो कहीं ना कहीं जीवन शायद चंद्रकला मैम का इस वक्त कुछ कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? शायद आयरन आप शबनम फोन कर दीजिए चंद्रकला को। नहीं 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 मैम, वो एक्चुअली ये हुआ होगा ना, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैम हाँ आप बोलती रहिए। हाँ हाँ ठीक है मैम, आ गई हूँ। जी जी, वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, आप हाँ उसके लिए परेशान नहीं होइएगा मैम। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन तो अगर बाय द दीदी वे मैं हाँ चाहती हूँ कि आप अच्छा, असल में अगर वो जुड़ना चाहते हैं और वो लिंक खोज रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा उनका फोन आ गया, इस वजह से ये बाधित हुआ मिश्र जी का। तो कैसे चुना आपको लेखन ने, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं चंद्रकला ही तुम नहीं, हमारे सारे सुनने वाले ये जानना हाँ, चाहते हैं। तो लेकिन चंद्रकला तुम तो बहुत दिनों से तुमने मुझे जाना है, जब मुझे इसका एहसास भी नहीं था, लेकिन तुमने खुद ही अपने प्रश्न में मुझे बड़ी एक तरह से राहत मिली। तुमने खुद ही कह दिया कि लेखन को कोई चुनता नहीं है। कितनी बार लोग समझते हैं कि हमने जानबूझकर लेखिका बनना चाहा या कुछ लिखना चाहा, चाहने से नहीं कुछ लिखा जा सकता है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था, कुछ नहीं, कैसे पहली कविता लिख गई और कैसे फिर जब मन में आता था तो लिख जाती थी। तो बहुत बचपन की चीज है, जहां पर न कोई महत्वाकांक्षा थी, न कोई ऐसी महत्वाकांक्षा, न कोई ऐसी इस तरह की का सपना, कुछ नहीं था। दूर दूर तक कोई लेखिका मेरे पहचान में, जान पहचान में नहीं थी। मेरे पहचान में कहानियां थी, मेरे पहचान में कवित्व थे, छंद थे, सवैये थे, उर्दू की शायरी थे। मेरे पिता का सुनाया जाता, मेरे पिता का स्वरचित सुनाया जाता शेर था। जब स्वाधीनता प्राप्त हुई थी उसके बाद मुझे याद है पहली बार एक आवाज आई, और मुझे समझ नहीं थी, 3.5 साल की, 4 साल की रही होंगी, कि बाबूजी किसी को सुना रहे तरन्नुम में गाकर। वो आवाज अभी तक मेरे कानों में, मेरे ध्वस में है, उठो हिंद वालों हुआ है सबेरा। तो उठो हिंद वालों हुआ है सबेरा, मैंने कहा ये आवाज, ये कौन है? पता चला बाबूजी गा रहे, बाबूजी सुना रहे हैं अपने सहयोगियों। तो शायद ये सारी चीजें थी। कभी नोक झोंक चल रही है, कभी आपस में, जो मैंने कई बार कहा है, कृष्ण सुदामा के मित्रता की बात हो रही है। कभी राम कैसे अपने भाइयों के साथ खेल में भी नहीं उनको हारने देते थे। तो ये जो किस्से, कहानी, छंद, कवित्व चलते थे, इसी के बीच से एक शाम मैंने, अब कभी मन ने सोचा नहीं था उस बचपन में भी कि मैं भी लिखूं ना, दूर दूर तक कुछ नहीं। लेकिन एक शाम अकेली यूं ही अंदर एक उजाला सा लगा, एक हल्की सी, बहुत हल्का सा प्रकाश की एक आभा, और लगा तो ये कुछ, ये पंक्तियां बन रही हैं, और पंक्तियों पर पंक्तियां बनती चली गई, बन गई। तो बहुत अच्छा लगा, वो सुख, वो आनंद, उस बच्ची को भी एक आनंद मिला। क्या हुआ है? आनंद मिला, कुछ बन गई, जुड़ गई कुछ पंक्तियां। फिर ये चलता रहा सिलसिला,
चंद्रकला, आवाज नहीं आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। अब आ रही है? हाँ, अब आई, अभी आई। आ रही है। तो पिता को गाते सुना उठो हिंद वालों सवेरा हुआ है, और आपका जो भी आत्मवृत्त कहीं भी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें आपने जो जिक्र किया है, एक बड़ी भरी पूरी पारिवारिकता का जिक्र किया, और एक बहुत सुंदर, जो कहते हैं ना, संसार जिसमें सब एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, हाँ, जुड़े हुए सारे रिश्ते थे, है ना। और एक आघात आया परिवार पर, पिता नहीं रहे, और माँ, जो माँ ने उस आपका उस घर को, जो देखने में बहुत खूबसूरत घर था, लेकिन जो भीतर से एक खाली हुई पासबुक की उदासियों से भर रहा था, और हाँ, बच्चे थे, है ना, बेटियां थी और बेटा था, और उस माँ ने आप लोगों को खड़ा किया, और सबके आगे एक भरम बनाकर रखा कि कहीं किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, कहीं किसी को अपना अभाव बताने की जरूरत ना पड़े, और रिश्ते निपटे जाएं। तो ये एक था। और दूसरे, बनारस शहर में जो आपकी जगह थी, चौरछटवा, मुझे जहां तक याद है, और चेतगंज, चौरछटवा चेतगंज, चेतगंज में, जी। और वो पूरी जैसे कि मेले ठेले की जगह, उत्सवों की जगह, आपाधापी, आपकी बहुत सारी कहानियों में उस तरह का आया है कि बहुत मुंडेरे हैं, गली है, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, और एक दूसरे के घर में आती जाती पड़ोसिने हैं, और उसी में कोई अपना एकांत खोज लेता है। कोई जो लड़का है, लड़की है, या कोई घरेलू औरत है, वो अपना एक एकांत खोज लेती है, और उसके ऊपर फिर आपकी निगाह टिक जाती है। ये बचपन से भरता रहा होगा, आपने देखा होगा इसको, और फिर आपकी कहानियों में ये निखरता आया। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लिखने के लिए बहुत सारी मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा एकांत चाहिए। मार्केज के बारे में तो कहा जाता है कि वो कई साल, 2 साल शायद, वो बंद रहे कमरे में, जब वो अपना सबसे बड़ा उपन्यास, जिसको नोबेल प्राइज मिला, लिखा उन्होंने। वो बड़ा बड़ा रोचक मिलता है वो वर्णन, कि किस तरह वो बंद रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने उस तरह के एकांत आपको मिला। चाहता तो है ही है व्यक्ति अपने विचार के साथ होना, क्योंकि हर किताब एक विचार भी है ना, तो वो उसके साथ होना चाहता है, उस तरह का एकांत चाहता है। लेकिन आपने अपने लेखन को कहाँ संभव किया, कैसे आपने उसकी निरंतरता बनाई? चंद्रकला, मैं सच कहती हूँ, मैं कैसे लिखती चली गई। जो मैंने तुमसे पहले कहा कि शायद वो आनंद था, वो तृप्ति थी, वो सुख था। और जो तुमने कहा कि मैंने बहुत संपन्न बचपन जिया, फिर हमने बहुत विपन्न बचपन जिया, और ऐसा विपन्न बचपन जिया कि किसी को दूर दूर तक आहट न लगे, आभास न लगे कि हम हमारे पास कोई अभाव है, हम कहीं से किसी तरह से भी हम विपन्न हैं। तो ये एक जो मध्य वर्गीय भ्रम, सफेद पोशी का भ्रम, मैं उसको कहती हूँ। मेरे उपन्यास, तुमने कहीं लिखा है सुबह के इंतजार तक में, उपन्यास बहुत छोटा सा, सामान्य सा है, लेकिन उसमें निम्न मध्य वर्ग की वो कश्मकश, वो तो होती है कि कैसे हम अपने को समाज में जो नहीं है वो बनाए रखें। तो मैं, कोई कुछ नहीं कहता था किसी और से, लेकिन मेरे अंदर ये था कि हाँ, हमें ये भ्रम बनाए रखना है। और इसके दरमियान जो संबंध, जो हम विपन्न हुए, तो हम अभावों में इतने ज्यादा जुड़ते चले गए कि हम सब एक दूसरे के लिए जैसे एक रास्ता खोलते थे। हम उसे उसका दुख दूर करते थे, उसके मन की, वो हमारा, हम सब एक दूसरे को एंटरटेन करते थे, एक दूसरे को हंसाते थे। तो हमने उसी उदासी, उसी अवसाद के बीच में जी भर के, जी तोड़ हंसना सीखा। और उसी हंसने और रोने की
जो जबरदस्त आपसी एक वो क्या कहने, इस तरह की रस्साकशी थी। और उसी के बीच से मेरे बाबूजी के जो नहीं रहे थे, उनकी आती लाइनें थी, उनका गाने गाता हुआ अहीर भैरव था, अलैया बिलावल था। तो इतनी सारी चीजें मेरे मन में थी कि जैसे मुझे एक रास्ता चाहिए था, एक निकास। और वो रास्ता शायद बाबूजी दिखा गए थे घर में। तुम्हें पता होगा, बड़ी बहन वीरबाला वर्मा, तो लेखक लेखिका कहीं नहीं थे, लेकिन किस्सा कहानी तो था ही। तो वो भी लिख रही थी कुछ ना कुछ, और वो लिखती थी बिल्कुल प्रसाद स्टाइल, जैसे प्रसाद की आकाशदीप की चंपा, आह मेरी जीजी बड़ी भारी, मेरी जीजी कितना सुंदर लिखती है। इसी के बीच से धीरे धीरे, तो तुमने कहा कहाँ से कहानी आई, अब मुझे लग रहा है कि जीजी की सुनाई और जीजी की कलम से निकली कहानियों के बीच ही कहीं रास्ता बनाती मेरी कलम को जैसे एक शरण स्थली मिली। और उस शरण स्थली में मेरे अंदर का सारा दुख अवसाद, वो किसी तरह से उस शेयरिंग। तो मेरी सहेली कौन थी, क्योंकि आपस में हम दुख नहीं बांटते थे, आपस में हम खुशी और बस चिढ़ाना खिजाना नोक झोंक ये बांटते थे, जी जान से एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते थे। और माँ हम लोगों को उसी के बीच से कहीं ना कहीं तो अंदर का दुख निकलना था। और वो इतना बड़ा दुख था, इतना ज्यादा दुख था कि उसके लिए 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल काफी नहीं होता शायद। तो वो चला आ रहा है अभी तक, वो रास्ता, वो शरण स्थली छूटने भी ना पाए, वो निकलता ही जा रहा है। शायद वहीं से आपने अभावों को बहुत गरिमा के साथ जीना और जीने की संस्कृति को बनाए रखना सीख लिया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए कहानी में मेरा ख्याल है, मुझे याद आ रहा है 1973 में शायद पहली बार आप की कहानियां छपी। हाँ, सारिका में जीजी और 72 तो ये नई कहानी ने जो एक पूरा वृत्त रचा था कहानियों का और यथार्थ को रूपांतरित कह के रचना के यथार्थ में यथार्थ को ढालने का, तो एक ऐसा समय दिख रहा था कि बाहर सब कुछ बहुत विघटनशील है, बहुत विघटित हो रहा है और जीवन मूल्य बदल रहे, मनुष्य भी उसके दबाव में विघटित हो रहा है। राजेंद्र यादव वगैरह की कहानियां देखिए, कमलेश्वर की कहानियां, और जितनी पत्र पत्रिकाएं थी उनमें खोई हुई दिशाएं, टूटन और खोया हुआ आदमी, ये जैसे उस समय का मुहावरा था। हाँ। और ऐसे में बिल्कुल, और ऐसे में आपने साबुत मनुष्य लिखने शुरू कर दिए। हाँ, साबुत मनुष्य, बिल्कुल ठीक तुमने पकड़ा। यही वजह थी, क्योंकि मैंने एक चीज और महसूस की अपने आप में शुरू से अभी तक, कि जो चीज लिखी आ रही है, जो चीज चली आ रही है, जो एक ट्रेंड, जो एक परिपाटी चल रही है, उसमें मन नहीं लगता। उससे उल्टा उलटवासी, उससे अलग, उससे उल्टा लिखने का मन करता है। तो अभी तक तुमने कहा तो मुझे याद आ रहा है कि बहुत छोटी थी, जो जब कहानियां लिखना शुरू भी किया किशोर वय में, शायद कक्षा 7 में रही होंगी या जो भी। और क्षमादान कहानी, उसमें भी क्षमादान कहानी, वो विद्यालय की आर्य महिला महाविद्यालय, तो उसकी 7वीं कक्षा में जो लिखी थी, तो उसमें भी यही था। तो मन में कहीं ये था कि ये एक और चीज बड़ी उन दिनों कॉमन थी, दाम्पत्य कुंठा। और मुझे अभी तक इस शब्द से भी वो है, ये क्यों ये हर जगह टूटन बिखरन बिखराव, और ये क्यों अगर है भी तो हम इसे जोड़ने की कोशिश क्यों ना करें? कम से कम कोशिश तो करें। कितना जोड़ पाएंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। तो ये शायद, और कुछ प्रकृति स्वभाव भी, क्योंकि देख रही हूं कि माँ भी जोड़ ही रही है। जीवन हमारा जुड़ाव से चल रहा है, बिखराव से नहीं चल रहा है। और वो आज तक मेरे विचार कायम है कि विखंडन से नहीं चलता है जीवन, जुड़ाव से हम कोशिश करें।
और कुछ और कोशिश करते हैं तो सफलता असफलता की बात अलग की बात है। यहाँ कुछ मुझे पढ़ने की भी आदत थी, तो बचपन में जो भी घर में मिले, पिता नहीं रहे थे तो घर में धर्मियों साप्ताहिक हिंदुस्तान समाना बंद हो गया था, वो सब नहीं हो पाता था, लेकिन घर में स्त्री सुबोधनी से लेकर रामतीर्थ रचनावली तक रहती थी, और किस्सा तोता मैना भी रहता था, चंद्रकांता संतति भी रहती थी, और जहाँ भी कहीं आया अखबार के टुकड़े आया, कुछ सामान आया, कुछ आया, वो भी रहता था। तो उन सबको पढ़ करके जो कुछ इतना जाना, उसके मन में यही आता था। तो किसी के हिसाब का नहीं, जो चल रहा है वो नहीं, जो मन कर रहा है, जो उलट चल रही है अपने अंदर, वो लिखना का, ट्रेंड का, इसके खिलाफ। चंद्रकला फिर आवाज दब गई, तुम्हारी आवाज दब गई। जी हाँ, मतलब मैं तो बिल्कुल भूल सी जा रही हूँ ना, सुनते हुए बहुत सी जगहों पे चली जा रही हूँ। तो ये जो आपने भाव और अभाव, मतलब अभाव जो थे वो आर्थिक थे, और उन अभावों ने भीतरी जोड़ को कहीं और ज्यादा मजबूत किया। तो अभी क्या है कि एकाएक एक ऐसा जैसे 8वां दशक कह लीजिए, वो आपकी शुरुआत का दौर था, और उसके थोड़े ही समय बाद एक बड़ी तेज आंधी आई है, जिसके जो दरकन है और जिसका जो असर है समाज पर, मनुष्य पर, संबंधों पर, उस पर आपकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी और बड़ी भीतर उतर के उन बातों को आपने लिया है, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, या संबंधों में आई हुई दूरियां हों। हाँ बिल्कुल, और ये सारी चीजें आपने ली हैं, लेकिन इन सब चीजों को कहते हुए, जैसे भ्रष्टाचार को कहते हुए, या एक डॉक्टर है जो बहुत आदर्शवादी है और उसको वो पढ़ाई पढ़नी है जिससे वो अपने देश में रोगियों का सस्ता इलाज कर सके, और युवा है वो सपने देखता। ऐसे बहुत से युवा और बहुत से ऐसे उद्यमी, ऐसी गृहिणियां आपकी किताबों में आती चली जाती हैं, और आपको खुद भी कहीं कहीं तो आप उनको जो स्थितियां हैं वो विकराल हैं, तो आप नहीं चाहते कि वहां कोई आश्चर्य लोग रचा जाए, या मतलब जो है वो वास्तविक लगे, ये आपने भी चाहा है। तो सुबह के इंतजार वाली जो कहानी है उसमें तो वो शोकांतिकी ही है वो एक तरीके से, तो बहुत आरोपित नहीं किया आपने, लेकिन आपने उनका जो बल है ऐसी दुनिया में, तो समय से बाहर नहीं है, वो समय के भीतर है सारे चरित्र, और समय यही है। चंद्रा टावर वाली कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है ना। तो वो मुझे चंद्रा टावर पे में रहने वाले लोग हैं, और एक मुसलमान है वहां पर, एक मुसलमान परिवार, वो शहर की सबसे दर्दनाक खबर। हाँ, तो मुझे देखिए चंद्रा टावर याद है। जी जी हाँ, शायद दंगों को लेकर है। हाँ बिल्कुल, दंगों वाली कहानी है। तो दंगों के बाद जो असुरक्षित हो उठता है एक परिवार, जो एकदम जबकि पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, और फिर पड़ोसियों की तरफ से आने लगता है कि आप नेम प्लेट हटा दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, याद है। तो इस तरीके से आपने अपने समय की नब्ज भी पकड़ी है, और जो आयरनी है उसको भी पकड़ा है, लेकिन फिर भी आपके जो चरित्र हैं उनके नैतिक बल के बारे में पूछना चाहते हैं हम आपसे, कि आखिर वो कहाँ से इतना साहस लेके आते हैं। अरुण वर्मा हैं, और ऐसे बहुत सी अग्निपंखी का जो स्त्री है, बूढ़ी औरत है ना, जो डिटोरिएट नहीं होना चाहती है, अड़ी हुई है, कि चाहे जितनी बंबई जैसी जगह पर वो अपने देसी ढंग के जीने को, परिवार को, कुटुंब को, तो कहाँ देखा आपने ऐसे चरित्रों को? चंद्रकला, मेरा मानना है कि जो हमें जीवन में मिलता है वही हम देते हैं।
जैसे मैंने कभी सोचा कि मैं कभी कुटिल होती हैं और हर तरह के चरित्र होते हैं, चाहे माँ हो पिता हो, जो पितृसत्तात्मक लेकर लोग कहते हैं तो इतना ज़्यादा वो समाज पितृसत्तात्मक समाज की बात करते हैं इसकी। लेकिन मैंने ये जानती हूँ कि जो मुझे जीवन में मिला, तो जो मुझे मिला वही मैं बांटूंगी, उसी में मैं सहज हो पाऊंगी, उसी में मैं सच्ची हो पाऊंगी। तो ये जो तुमने तो असल में तुम्हारे प्रश्न भी इतने सुंदर, और जो तुम बोल रही हो तो मैं भी तुमको सुनती चली जा रही हूँ, ऐसे लग रहा कि मैं सुनूं, मुझे इसका जवाब देना है। तो पहला छोर मैं पकड़ती हूँ, तब से दूसरा छोर मुझसे गायब हो जाता है। तो कहना मेरा यही है कि पहली बात तो ये कि मैंने महसूस किया, हमेशा कहा है कि हमारे दुख जो थे, कितनी अच्छी बात है कि हमारे दुख नियति प्रदत्त थे, दुख हमारे नियति से मिले थे। लेकिन एक दुख होते हैं जो हम अपने आचरण से, अपने कार्य व्यवहार से, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग से, अपनी समय के बहाव में बहते हुए, अपने प्रलोभन से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से बहुत से दुख हम खरीदते हैं। मैंने ये महसूस किया, मैंने अपने जीवन में देखा कि शुरू से जैसे हम एक बड़ी कांटे पर, एक तराजू की जो डंडी होती है, उस पर अनायास अनजाने परिवार में एक है, और उसमें मैं नहीं, सब परिवार में सामने हमारा बड़ा ही बहुत ही जुड़ाव वाला परिवार था, और अभावों ने हमें और जोड़ा। देखो ये भी तुम देख लो एक चीज, अक्सर तुम देखोगी बहुत सी कहानियों में लेखकों के कि अभाव में दुख और दर्द है भी। कि तुलसी ने भी कहा है कि दारिद्र के समान कोई बुराई नहीं है। तो दारिद्र ने तोड़ दिया, लोग एक दूसरे को पॉकेटमारी करने लगे, चोरी करने लगे, सब करने लगे। मैंने अपने जीवन में देखा कि अभाव ने, दुख ने हमको और जोड़ दिया। तो वो दुख हमारी प्रेरणा बना, वो दुख हमारा गुरु हुआ कि हम और जानबूझ के नहीं, अनायास हम उसी सांचे में ढलते चले गए। और जो अभी तुमने दंगे वाली बात कही ना, और ये सब हुआ चुपचाप गुपचुप, कहीं किसी भाषण के तहत, या कहीं कोई ऐसा जीवन था नहीं कि हमने कोई भाषण सुना हो, या ऐसी कोई इस तरह की व्याख्यान या जो कहो उस तरह के थे। अरे थोड़े बहुत हुए तो कभी कभी नेहरू जी आए, इंदिरा गांधी आई, तो हमें दिखाने टाउन हॉल ले जाया गया। तो इस तरह की जो परिवार था हमारा, माँ हमारी, हमने कई बार कहा है कि उर्दू भी जानती थी, और हम लोगों को अनुशासनबद्धता घर में इतनी थी। तो मैं मानती हूँ, अब जब मैं कभी पढ़ती हूँ कि हाँ हम अपने को खोल दें, अपने को क्यों हम स्त्री के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव में, अनजाने दबावों में जीती है। ये तो मैं ऊपरी अनुशासनों की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आंतरिक अनुशासन और आंतरिक दबाव, ये जो होते हैं, ये मनुष्य के लिए सर्वोपरि होते हैं। और दूसरा होता है जो उसने अपने चारों तरफ देखा है, और जिसको उसके विवेक ने न्याय संगत ठहराया है। हम चारों तरफ बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें से हम ग्रहण करते हैं, बाकी चीजें हम छोड़ देते हैं। तो जैसे दंगों वाली कहानी का जिक्र तुमने कहा कि शहर की सबसे दर्दनाक खबर, तो उसका शीर्षक ही ये है कि शहर की सबसे दर्दनाक खबर आगजनी नहीं है, जलाए जाते घर नहीं है, कुछ जाते दंगे फसाद नहीं है। सबसे दर्दनाक है किसी व्यक्ति की पहचान का खो जाना। बिल्कुल, तो कमाल याद है मुझे। कमाल साहब जब अपनी दाढ़ी वगैरह सब करके उनको फोर्स किया जाता है, उनके हित चिंता की आड़ में कितनी बड़ी निर्दयता, कितनी बड़ी निष्ठुरता, निर्ममता हम कर रहे हैं किसी के साथ कि जाइए ये हटाइए, आपके नाम की तख्ती हट गई, आपका चेहरा हट गया, आपका नाम कमाल से कमल हो गया। तो ये सबसे दर्दनाक खबर है। तो लोगों ने इसलिए पसंद किया कि दंगे पर कहानी लिखते हुए भी आपने कहीं हिंसा, मारकाट, इसका जिक्र न करके एक बड़ी ठंडी निर्ममता को दर्शाया है।
तुम्हारे बाकी प्रश्न मुझसे छूट गए, उसमें तुम अलग अलग करके छोटे छोटे प्रश्न करो। नहीं, बिल्कुल मैं अब छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि मुझे सभी लोग आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं। आपकी कहानियों में और कहानियों में खास तौर से बच्चे, छोटे बच्चे और वृद्ध बहुत खास तरीके से आए हैं, और एक कॉमिक टच भी है और करुणा भी है, मतलब उसी के भीतर से करुणा निकलती है। दादी और रिमोट है, ऐसी कहानी है, और बाबूजी और बंदर, और माय नेम इज ताता। इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में भी यही बताना है कि मुझे सीधे सीधे कोई बात कहनी अच्छी नहीं लगती। शायद परिवार में भी शुरू से देखा, ये चलता था। मैं कहती हूँ कि मैं कोई ऐसी व्यंग्यकार नहीं, मेरा सब मेरे पुरखों का दिया हुआ है। तो मैं ये जो है, मैंने मुझे कभी भी सीधे सीधे अपनी अपनी बात, तो मेरी करुणा, मेरा अवसाद भी व्यंग्य के माध्यम से आता है, एक हंसोड़ तरीके से व्यक्त होता है। बल्कि और उसमें ज्यादातर ये होता है कि ऊपर से प्रशंसा हो रही उस व्यक्ति की, लेकिन पढ़ने वाला पाठक समझ रहा है, बिटवीन द लाइंस साफ साफ समझ रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे बहुत से पाठकों ने कहा है कि आपकी कहानियां पढ़ते हुए हमें जो लिखा होता है आपने वो तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस भी बहुत मुझे हम लोगों को पढ़ने में आ जाता है। जैसे सुनंदा छोकरी की डायरी मेरी कहानी है, तो उसमें वो बार बार जो छोकरी है, सुनंदा छोकरी बम्बई की, बम्बैया घर में काम करने वाली, वो बार बार अपनी मालकिन की प्रशंसा कर रही है। मालकिन, भाई अच्छी ना, पुलिस नहीं बुलाया। मालकिन उसको धमका रही है कि मैं, अगर तू नहीं ऐसे करेगी तो मैं पुलिस बनाऊंगी। तो करिए, और दिन भर वो सख्ते में रहती है। शाम को कहती है मालकिन कितनी भाई अच्छी ना, पुलिस नहीं बुलाया। इसी तरह से माय नेम इज ताता की भी सारी जो चीजें हैं उसमें मैंने विवाह को लेकर भी बड़ा अच्छा एक हल्की सी कटाक्ष किया है कि दोनों मिलकर के जो बहुत बार बार मिल रहे हैं और अपना विवाह तय कर रहे हैं, तो वो पति पत्नी, तो वो ऐसा, उनकी अगर बातें पास से सुनी जाए कि कैसे कैसे होगा कि घर में कोई एक दूसरे के व्यक्ति सत्ता में दखल नहीं देगा। तो व्यक्ति सत्ता की दखल, अरे व्यक्ति सत्ता में दखल न देने की बात को लेकर हम दूसरे की व्यक्ति सत्ता कितनी हड़प जाते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो इसमें व्यंग्य के माध्यम से मैंने, और उन कहानियों को लिखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है जब बात कह दी गई और खिलंदड़ी तरीके से चली गई। जैसे बाऊजी और बंदर में भी है, बाऊजी आते हैं लेकर के, हाथी लेकर आते हैं काले कपड़े का, वो लेके आते हैं हनुमान जी की फोटो, और बच्चे उछाल उछाल के कहते हैं अमिताभ बच्चन की फोटो नहीं है आपके पास, जाइए जाइए, मेरे पापा का प्रमोशन हो गया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको माली आता है, हमारे सरकारी माली आता है, हमारे पास तो फोकट की जीप है, सरकारी जीप है हमारा, तो हम अपनी क्यों फोकट के माली को हटाएं। तो अपने आप आती है वो घर में जो जिस तरह के बचपन में संवाद सुने हैं, तो वो घर में था ये विट और ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर की बात जो कहती हूँ मैं, ये मानती हूँ कि हिंदी साहित्य में बल्कि उतना उस तरह का, मतलब करुण है तो करुणा अभिधात्मक ही चलता है, या ज्यादातर मैंने देखा। तो ये मेरा श्रेय नहीं है। और हाँ, एक और कहानी है मेरी, याद आ रही है, फरिश्ते। वो कहूंगी तो तुम्हें याद आ जाएगी और शायद मेरे कुछ पाठकों को, कि उसमें वो छोटा सा लड़का और घर में किसी हवेली वाला के घर में काम कर रहा होता है, और उसकी माँ उससे कहती है कि तू कुन्नू बाबू को खिलाने के लिए रखा गया है, जबकि वो उम्र में कुन्नू बाबू से छोटे हैं, वो बड़ा है, लेकिन वो दुबला पतला है लड़का, बेचारा गरीब, तो कुन्नू बाबू को खिलाने के लिए रखा गया है। तो जब तू लूडो खेल तो याद कि जब तेरी गोटी को सांप, तो मैं ऐसे खेलता हूँ भैया जी, मैं ऐसे, इतनी मतलब चतुराई बता रहा है, अपनी कुशलता बता रहा है।
ये विडंबना और वो चलती है, जो कहते हैं आयरनी इसके अंदर से, कि मैं ऐसे चलता हूँ कि मेरी गोटी को सांप चला ले जाए और कुन्नू बाबू की गोटी को सीढ़ी चढ़ जाए। तो ये भी कहानी जब मराठी में आई थी अनुवादित, तो मराठी के पाठकों ने मुझे मराठी में पत्र लिख करके ये इन चीजों को पकड़ा था कि आपने सीधे सीधे दुर्दशा अभाव का रोना नहीं रोया है, उसको खिलंदड़ेपन से दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह मटियाला तीतर आपकी एक कहानी है जिसकी तो इतनी इतनी मतलब गहरी छाप पड़ती है मन पर और उस पीड़ा पर कि, और वो एक पूरा रूपक जो है और तीतर का, मटियाले तीतर का है ना, वो चला गया है और वो कहानी भूलती नहीं है। और एक कहानी आपकी जश्न है, याद है ना आप, जश्न कहानी में भी बहुत, तो ये कहानियां जैसे कि बहुत ज्यादा दुख को भी बड़े अलग तरीके से लिखती हैं। हाँ, जो पीड़ा को, विसंगतियों को, पीड़ा की अंतरधारा बहती है और पीड़ा को महसूस कर लेते हैं पढ़ते हुए, लेकिन ऊपर ऊपर पीड़ा दिखती नहीं है, कहीं भी नहीं दिखती है, और वो हंसते हुए ही कह ले जाती है बात। वो कहा, वो गाना है ना, गीत, मैंने हमेशा, मुझे याद आता है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या दुख है मुझसे छुपा रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गानों, फिल्मी गानों को व्यंग में तो आपने बहुत जबरदस्त किया है ना, कि ठाड़े रहियो वो वाके यार के तर्ज पे आपका जो है तो बहुत ही बिल्कुल। एक संदर्भ याद आ रहा है कि आपकी कहानियों में स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उसकी आत्मगरिमा है। मतलब वो बहुत आत्मसजग स्त्रियां लिखी हैं आपने, बहुत ही आत्मसजग। और कई बार मुझे लगता है कि जैसे आपके रूप मिलते हैं उनमें, जितनी आत्मसजगता आप में है। नहीं, मैंने अपने यहाँ बड़ी बहुत, हमने अपने परिवार में और हमें हर तरह की स्त्रियां देखी, ये भी है परिवार में, ऐसा नहीं कि सब, लेकिन उसमें से मेरा चुनाव ये था, मैं तुम्हें बताऊं अभी, कि जैसे हमारी मासी थी, मतलब माँ से 12 वर्ष बड़ी बहन, उनमें मैंने जो व्यंग्यकार देखा, मैंने अपना एक व्यंग्य उनको समर्पित किया है, बड़ी अम्मा को, जिन्होंने व्यंग्य को जिया, जिनका पूरा जीवन एक व्यंग्य था। उनके ऐसी व्यंग्य की पकड़ और वो बोलने वाली मैंने आज तक कोई दूसरी स्त्री देखी नहीं। अब मैं सोचती, जो लोग कहते हैं कि आप महिला होकर व्यंग्य लिखती हैं, तो मैं अब सोचती हूँ कहाँ से व्यंग्य आया मेरे पास। तो बड़ी अम्मा थी, बड़ी अम्मा से हमने वो लिया, लेकिन ऐसे मेरी खुद की माँ या बहन या परिवार में एक चलन ही था जो तुमने कहा, और वो ये स्त्री की गरिमा मुझको बहुत लुभाती है। मुझे जो कहते हैं ना, बिल्कुल स्त्री की गरिमा को, और मैं मानती हूँ कि सारे विवेक, सारी सामर्थ्य, सारी मुक्ति के एहसास का एहसास जो है, ये सब कुछ स्त्री गरिमा के साथ लिया चल सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई पुरुष की बराबरी करके या वहां तक पहुंचने की कुछ ऊपरी चीजों की बात नहीं होती है, लेकिन स्त्री की गरिमा की बात जहां तक आती है, और मैंने उस स्त्री में देखा है कि लोग और पुरुष भी, जब ये कहा जाता है, हमेशा चंद्रकला मैंने सोचा है कि नहीं, जब स्त्री में वो गरिमा रहती है तो पुरुष उसके सामने झुकता है, लोग झुकते हैं, पुरुष की बात मैं नहीं कहूँगी, लोग झुकते, क्योंकि पुरुष, स्त्री पुरुष वाला भी मैं अलग से मांगती नहीं। जैसे स्त्री लेखक पुरुष लेखक को मैं अलग अलग नहीं मानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ कि पुरुष लेखक स्त्री लेखक नहीं लिख सकता या स्त्री पुरुष ऐसा नहीं लिख सकती, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। पुरुष लेखकों ने बहुत अच्छे स्त्री चरित्र दिए हैं और स्त्री लेखिकाओं ने बहुत अच्छे पुरुष चरित्र दिए हैं, लेकिन ये तो है कि हम जिसके ऊपर लिखते हैं पहले उसके दुख में प्रवेश करते हैं, हम उसकी दुख की बावड़ी में डूबते हैं, तब हम उसमें से निथार के लाते हैं लिखने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे याद आ रहा है बहुत सारे
जैसे शरद चंद्र जैसा तो स्त्री लिखने वाला कौन होगा, कितनी गहराई तक जाकर स्त्री का एकांत, स्त्री की चुप्पी, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा लेखक, जैनेन्द्र ने बहुत सारी औरत के दुख को जाकर भीतर से छुआ। तो मुझे याद आ रहा है दीदी कि मैं आपको बहुत औपचारिक नहीं हो पाती क्योंकि मेरा आपका संबंध एकदम अलग है, तो मैं दीदी ही कहूंगी बिल्कुल। बहुत से लोग जानना चाहते हैं शिवा के बारे में, क्योंकि आपकी मेरे संधि पत्र के आपके इतने पाठक हैं, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, कि शायद ही मैं तो जिससे पूछती हूँ वो कहता है मैंने पढ़ी है। तो उस स्त्री ने, क्योंकि बहुत से लोग जो स्त्री विमर्श वाला, जैसे आपने कहा कि जो सांचा है, तो उसको उसके तहत उसके चुनाव को, शिवा के चुनाव को, या शिवा जिस तरीके से अपने पति को बहुत स्पेस देती है, हाँ, बहुत प्रबुद्ध है, लेकिन अपनी बुद्धि, अपनी उसकी जो ज़हीन स्त्री है, अपनी बुद्धि, अपनी कलात्मकता, अपनी सुसंस्कृति, किसी चीज से वो बहुत सचेत है कि वो छोटा ना महसूस करे अपने आप को। और बहुत बिल्कुल, और तो ऐसी स्त्री आपने लिखी, और ऐसा लगता है जैसे वो कोई विवशता हो उसकी, लेकिन नहीं है, ऐसी कोई विवशता नहीं है उसकी। किसी विवशता के तहत वो नहीं करती ऐसा, बल्कि ये उसकी अपनी जीने की संस्कृति, वो व्यवस्था की तहत बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि देखो इसके अंदर बहुत और सी चीजें हैं। तुमने भी महसूस किया होगा, ये शिवा का स्वाभिमान है, ये शिवा के अंदर की है कि लोग उसके पति को उससे कमतर ना समझें। ये होती है, ये हर स्त्री में होती है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को अपने से बड़ा अपना उनका देखना चाहते हैं, वैसे कोई पति की बात में नहीं कहती, वो बिल्कुल एक अलग मनोविज्ञान है। लेकिन स्त्री कभी अपने पति को लोगों की निगाह में कमतर नहीं देख सकती। यहाँ तक कि बल्कि मैं तो कहूंगी रामचंद्र शुक्ल की तरह की लड़ने झगड़ने वाली स्त्रियां भी जो होती हैं, वो भी अपने खुद कह लें, कितना भी कुछ कह लें अपने पति को, लेकिन दूसरा कोई नहीं कह सकता। तो शिवा के सामने एक बड़ी, एक तरह की जो कहते हैं ना विवेक वाली बात मैं कहती हूँ, वो स्त्री में वो दूरदर्शिता, वो विवेक कि पति को, मेरे पति को मेरे बच्चों के सामने, बच्चियों के सामने, वो भी उसकी सौतेली बेटियां हैं, तो एक साथ कई मोर्चे वो उसके सामने खुले हुए हैं। शिवा के जीवन में उसकी सौतेली बेटियां जो उसे बहुत प्यार करती हैं। मैं ये बता दूं ये तोड़ करके कि यही चीज भारती जी को, डॉक्टर धर्मवीर भारती को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने सौतेली माँ और बेटियों के जो दिखाया है इसमें इक्वेशन संबंध, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये और फिर उसकी शिवा की अपनी बच्ची रत्ना, और पति जो है वो देखिए स्त्री में सामने वाले को समझने की बात। लोग मुझसे उस समय जब आया था चंद्रकला, तो मैं तुमसे बताऊं, कभी कभी मुझे पाठकों की तो नहीं, लेकिन जो सो कॉल्ड अपने को विज्ञ और सुविज्ञ और समझदार बड़े लोग जो होते हैं, वो भी हर कहानी में से, हर कथानक में से वो कुछ फॉर्मूला ढूंढने लगते हैं, वो कुछ खास चीजें एक खास ऐनक के तहत देख करके उसमें से वही निकालने की कोशिश करते हैं। और इस जो कहते हैं प्रक्रिया में जो उस रचना की अच्छी, बहुत कोमल, बहुत गहरी चीजें हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब मुझे क्या, काफी वर्षों तक यही चला। वो तो मेरे पाठक थे जिनको मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने माउथ टू माउथ करके मेरे संधि पत्र को आज 43 साल बाद उसको कालजयी रचना कहला कर माने, जबकि न कोई कायदे का प्रकाशक था, न कोई का, जिसने मांगा उसको दे दिया। मैं अपने बच्चों में, अपने घर में मगन थी, तो अब उसको 43 साल बाद कालजयी रचना कहा पत्रिका ने, और उसका पुनर्पाठ दिया। लेकिन ये जो मैं स्त्री वाली बात कह रही थी ना, तो जो मैं ये मानती हूँ ना कि जो स्त्री जो है वो खाली अपने बच्चों, घर नहीं, परिवार नहीं, वो कहीं से पूरे विश्व की धुरी है। पुरुष नहीं हो सकता वो धुरी। तो शिवा की ये बहुत ज्यादा जो इनसाइट थी, तो बच्चियों से वो करना, अपनी बच्ची कहीं
पति की नजर में अपनी बच्ची मैं ज्यादा प्यार करती न दिख जाऊं, ये कैसे दुधारी तलवार पर एक नट की तरह रस्सी पर चलने वाली बात थी शिवा के साथ। तो अपनी बच्ची को भी उतनी ही दूरी पर रखना जितनी दूरी पर सौतेली बेटियों को रख रही है। पति की दृष्टि में पति एक समान समझ वाला व्यक्ति है, लेकिन वो एक अच्छा आदमी है, वो एक अच्छा पति है। तो वो उस अच्छे पति को लोग मुझसे कहते हैं शिवा ने विद्रोह क्यों नहीं किया, शिवा क्यों समझौता करती है। अब नहीं कहते, अब तो लोग मुझसे कहते हैं कि आपको इतनी आदमकद स्त्रियां कहाँ मिली, शिवा मिले तो उसे मेरा प्रणाम दीजिएगा। किस पात्र को ऐसी श्रद्धा पाठकों की मिली होगी कि शिवा मिले तो उसे मेरा प्रणाम दीजिएगा। शिवा एक खुशबू, तो क्योंकि स्त्री में ये विवेक होता है और वो अपने सामान्य पति के अंदर भी वो अंततः वो भाव ले आती है। तो ये अंत में लोगों से वही कहना चाहती हूँ कि हाँ, दूसरी जरूरी चीज की शिवा विद्रोह नहीं करती। ये इतना भी नहीं समझ पाए उस रचना को पढ़ के कि शिवा विद्रोह किससे करे, विद्रोह के आलम्बन कहाँ है। पति तो उसको मान रहा है, पति सामान्य बुद्धि का इसलिए उसे विद्रोह कर ले, पति उसको गहने खरीदने को तैयार है, पति उसकी प्रशंसा कर रहा है अपने उसके सामने, और सामान्य बुद्धि का है कि कभी कह भी दिया कि तुम्हें अभी तक बच्चे नहीं हुए। किसी ने मुझसे कहा कि नहीं, शिवा ने तो कहा कि उसके पति ने कहा है कि तुम्हें अपने बच्चे हुए होते तो कभी इस तरह से, मतलब उसने सौतेली बेटियों को इतना मानती थी, इतना प्यार करती थी कि उसने सौतेली बेटियों को, एक बेटी ने कुछ बोला तो उसने बड़े उससे एक चाटा जड़ा, बड़े अधिकार के साथ। और पति ने देख लिया और उसके मुंह से वाक्य निकला है कि उसको तुरंत लग गया। देखिए, खलनायक नहीं है, बुरा नहीं है, सामान्य व्यक्ति है जिसको लग गया। प्रतिक्रिया हुई, पहली प्रतिक्रिया कि अपने बच्चे, अभी तक सूखी पड़ी हो 6 साल से, अपने बच्चे होते तो कैसे मारती। तो ये एक वाक्य का ऐलान भर काफी था, है ना। तो इसलिए स्त्री बहुत मोर्चे लड़ ले जाती है और अपने उस विवेक के बल पर एक बहुत खूबसूरत दुनिया गढ़ती है। शिवा चाहती तो वो भी दूसरा विवाह कर सकती थी रत्नेश से, तो वो एक अलग चीज है, उसमें मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। चंद्रकला में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अभी, हाँ, मैं बार बार जो है देख रही हूँ, डिस्प्ले भी हो रहा है सबके कमेंट्स, उसमें से कुछ कमेंट्स जो हैं ऐसे लोगों के हैं, जैसे रानी बर्मन जी हैं बीएचयू की, उन्होंने ये लिखा है कि जब मैं, अब वो इस वक्त रिटायर हो गई हैं, लेकिन वो लिखती हैं कि जब मैं केवी में, केंद्रीय विद्यालय में बीएचयू में जब मैं पढ़ती थी, तब आप अपने किसी दोस्त से मिलने रमा जी से आई थी और उस वक्त की चीजों को वो याद कर रही हैं। मैंने देखा कि अभी कमेंट में आया हुआ था। और डॉक्टर स्मिता भटनागर जी वो लिख रही हैं कि मैं वो बचपन से ही आपको पढ़ती आ रही हूँ। वो बीएचयू में संस्कृत की टीचर रही हैं, उन्होंने ये कहा। फिर उदय शाही सर जो डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है, उन्होंने लिखा कि 5 दशक के बाद मैं देख रहा हूँ और आपको मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं सारे कमेंट्स में देख रही हूँ उस पे। तो और बाकी स्टूडेंट्स के, जो चंद्रकला मैम के जितने स्टूडेंट्स हैं, वो लोग तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कुछ शब्द दे पाऊंगी जिस तरह से लिख रहे हैं वो लोग आपके लिए। और जो ज्यादा उम्र के, जो रिटायर वाले लोग हैं, वो भी इतना पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने वक्त में पढ़ा करती थी किताबों में आपको, और मैगजीन्स में, उस वक्त की जितनी भी मैगजीन्स आती थी उसमें। तो शबनम जी, आपने तो हमको बनारस पहुंचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल कहिए जी बिल्कुल, मैं उनके बिल्कुल पास हूँ। मैं बहुत पास महसूस कर रही हूँ। और एक चीज यहाँ पर उनको सबको बता दीजिएगा कि किसी ने एक बार मुझसे, किसी एक पाठिका ने जयपुर में कहा कि सूर्यबाला जी को पता नहीं कि मैं पिछले 35 साल, ये काफी पहले की बात मैं बता रही हूँ, मैं पिछले 30 वर्षों से सूर्यबाला जी के साथ हूँ, सूर्यबाला जी को ये पता नहीं होगा। मैंने उनसे कहा कि आप साथ ना होती तो मैं लिख नहीं पाती। वाकई। तो ये जितने लोग कह रहे हैं उनको मेरा बहुत प्यार, बहुत प्रणाम और नमस्कार। और ये कि अगर वो ना होते ना
तो हम नहीं लिख पाते। वो एहसास वाकई में जी, इसलिए उन्हीं के सहारे से दीदी लिख पाए। बिल्कुल। ये और चंद्रकला मैम, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आपके पास आपने इतना लिखा, मैं सोचती हूँ कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से आप इतना लिख पाती हैं? नहीं, अब नहीं, मैं बता दूं, मैंने कहीं कहा है इंटरव्यू में कि मैंने समय की खुरचन पर लिखा है, सचमुच समय की खुरचन पर लिखा है। बच्चों का होमवर्क बराबर से कराया, शिद्दत करता बच्चों का होमवर्क कराया, हस्बैंड को एकदम टाइम से चाय मिली है। एक बात यहाँ बता दूं, लोगों को मजा आएगा सुनकर, यहाँ पर एक संगोष्ठी थी कहीं, मेरे ऊपर 3 घंटे का कार्यक्रम था, मुझे अच्छा लगा कहने में, बम्बई में मेरे ऊपर 3 घंटे का कार्यक्रम था, माया गोविंद जी जो है उनकी जीवंती फाउंडेशन में। तो एक ने किसी ने मुझसे पूछा, मेरे पति को बुलाया और कहा कि नहीं आप बताइए इनके ऊपर। तो इन्होंने कहा कि आप लोग मुझे कोई श्रेय मत दीजिए, मैंने कभी नहीं इनसे कहा कि चाय मैं बना लूंगा, चाय इन्होंने ही बनाई है और मुझ तक पहुंचाई है। तो ये मैं बताती हूँ, लेकिन ये जो मैं कहती हूँ यही स्त्री करते करते फिर वो अंदर, मैंने और भी किसी से कहा कि उनको पता चल गया कि इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, तो मैंने उनकी प्रेजेंस में भी नहीं लिखा, अब लिख लेती हूँ। लेकिन ये बनारस था, ये बचपन था, ये मेरा शहर था, ये इसने इतना धुआंधार इतना मुझे दिया, इतनी भीड़, वो बनारस नगरी का मेला मेरे अंदर भी चलता था कि मुझे लगता था कि कैसे समय मिले और कैसे मेरी कलम चलने लगे। तो न लिखते हुए भी मैं लिखती रहती थी। और देखने में तो इसलिए एक बात है, अपने समकालीनों के उसमें देखो, वो लोग हर 2 साल 3 साल पर लिख रही हैं, हम 10 साल पे एक उपन्यास दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन उसका उसकी कोई मलाल नहीं है उसकी। तो हमारे समकालीनों ने बहुत लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है, उनकी तुलना में मैंने बहुत कम ही लिखा है, लेकिन जो लिखा है संतोष है। और एक और चीज बता दूं कि किसी ने कहा कि आपका मन नहीं किया, आप MA PhD थी, अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और कहीं और पता नहीं क्या होती, अपना पैसा, आर्थिक आत्मनिर्भरता आपके पास, उसका एक अलग ग्लैमर होता है। किसी ने प्रश्न पूछा, तो आपका मन कभी नहीं हुआ कि बाहर निकले? मैंने कहा मन तो हुआ, एक आध बार गई भी, लेकिन फिर मैंने कुछ मिस नहीं किया। तो मिस इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने, चंद्रकला आ जाए तो बताऊं तो हाँ, चंद्रकला में बता, मैम सुन रही है, सुन रही है। नहीं, मैं जी बता जी रही जी। थी कि मैंने कहा कि मैंने नौकरी, शॉपिंग, मार्केट, कहीं जाना, कॉफी, मल्टीनेशनल में मेरे पति थे, इसलिए नहीं मिस किया। मेरी कलम ने, मेरे लिखने ने मुझे इतना भर दिया, इतना भरपूर दिया मेरे पाठकों के माध्यम से कि मेरा और कुछ पाने, करने, लिखने का नहीं। लोग अभी तक पूछते हैं, कल परसों भी साक्षात्कार में पूछा गया कि आप पुरस्कार को लेकर आपकी क्या आपके लेखन के लिए पुरस्कार कितना जरूरी है, क्या स्थान है? तो मैंने कहा चंद्रकला कि यही है, देख लीजिए कि सबसे बड़ा पुरस्कार तो मुझे मिल गया। लिखना खुद एक, रचना खुद एक पुरस्कार होती है, एक सम्मान होती है, हमारे लिए सुख होता है, उसके बाद और क्या चाहिए? तुम प्रश्न पूछो, मैं तो बिल्कुल दी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लिखना जो कलम है वो आजादी का परचम है, स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए। एक जो बुनियादी चीज है, आजाद होना, आजाद महसूस करना, बिना उसके तो कोई लिख नहीं सकता। तो बिल्कुल आप एकदम सही कह रही हैं। और आपको सुनते हुए कुछ आपकी और स्त्रियां याद आ रही थी। एक स्त्री के कारनामे पर मैंने लिखा भी था, हाँ, वागर्थ में तुम छपी थी वो कहानी, है ना। कब्जा आपकी एक कहानी है, उत्तरार्ध में एक स्त्री है। तो ये वो स्त्रियां हैं जो एक हिसाब करती हैं, मतलब वो बहुत, जैसा कि आपका संसार है बहुत बाहरी नहीं है, आपका रचा हुआ संसार बाहर नहीं है ज्यादा, वो अंदर अंदर की ओर बहुत है, रूह खुलता में है। बहुत है स्त्री के।
जी। तो लेकिन वो अपने अंदर एक हिसाब किताब करती और उन हिसाबों में वो अपनी स्पेस, अपनी अस्मिता पर बात करती हैं, और एक बड़ा ही अलग सा स्वर है, आलोचनात्मक भी जिसको कहा जाए, वो स्वर है उसमें। तो इसको याद करते हुए मुझे याद आया, आप उस पर तो बताइएगा ही, कब्जा की जैसे नायिका है, या स्त्री, एक स्त्री के कारनामे की जो स्त्री है, उस पर तो आप बताइए। इसके अलावा प्रेम आपके यहाँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं रूपक में बात करूं तो मुंडेर पर ठिठका है, मुंडेर पर ठिठका है, उसका सुखांत नहीं है प्रेम का। हाँ, वो बहुत, हाँ, बहुत ही सूक्ष्म है वो। उसके बारे में भी लेकिन बताइए। लेकिन सुखांत है। सुखांत में देखो देखो, पूरी सुखांत तो कहानी मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं है। अगर सुखांत ही सब कुछ होता तो कहानी क्यों लिखी जाती। लेकिन सुखांत यहाँ है कि जो एक बारीक सी तलाश रहती है, उस बच्ची बच्ची जब वो बच्ची रहती है, किशोरी, तब उसको वो व्यक्ति मिला होता है और वो अनायास चला गया होता है। और वो छटपटाती इसलिए है उस उम्र में कि उसको पता ही नहीं, उसको लगता है खिड़की अब खुलेगी, खिड़की अब खुलेगी उसके। लेकिन वो पता, उसका छोटा सा मुंडू नौकर बताता है कि भैया जी चले गए, भैया जी हमेशा के लिए चले गए। जब अच्छा, और कुछ नहीं है, मैंने मेरी हर कहानी में ये एक बचपन की स्मृति है, बहुत मधुर, बहुत बिछोह भरी, लेकिन एक स्मृति है। ऐसी स्मृतियों में हम सब जीते हैं, ऐसी बहुत सी स्मृतियों में। तो वो स्त्री बाद में जब कहानी लिखती है तो उसके पास एक पत्र आता है, एक पाठक का पत्र आता है, पता नहीं तुम्हें ध्यान है कि नहीं। और वो कहता है कि क्या लेखक किसी के जीवन को इतनी गहरे से पढ़ लेते हैं। एक धुंधली सी याद, वो भी संकेत में, बड़े बारीक संकेतों में ये कहानी चली है कि वो कभी वही जो तुम कहती हो व्यंग्य में, व्यंजना में, ऊपर ऊपर स्वीकारती ही नहीं है। वो कौन कौन है, आ गया ले जा, भाभी का टू ले जा। और वो उसके अंदर की, मतलब हम बहुत अच्छी लड़की वाली बात स्वीकारती नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो एक अनायास चला जाता है उसके पड़ोस से, तो वो उसको मिस करती है। कुछ नहीं, ठीक है, एक एहसास था किशोर वय का, इन्फेचुएशन कहो या जो भी कहो समय। उसके बाद जब वो कहानी लिखती है और एक पाठक का पत्र आता है कि क्या लेखक इतने गहरे से किसी के जीवन की उसको पढ़ पाता है। क्योंकि मुझे ध्यान है कि एक ऐसे किसी और इसको लग जाता है, ये कहानी में कहीं नहीं है, वही बिटवीन द लाइन्स है कि ये वही व्यक्ति होगा, इसकी तलाश खत्म। तो उस तरह से तो सुखांत हो गई। तो प्रेम में इतना सुखांत काफी है। स्मृति का पीले फूलों वाली फ्रॉक में ये देख लो, वो सोचती है मध्य हाँ, वर्गीय ना, मध्य मध्य जो कहते हैं वया में गृहिणी, क्या क्यों आया है आदमी, ये जरूर मेरे हस्बैंड का हमारे हस्बैंड के हाई ओहदे की वजह से ये कुछ अपना नौकरी वोकरी के सिलसिले में आया है। और वो आता है, भाई क्यों आए आप। वो जो गांठें खुलती जाती हैं, वो बताता है कि आप हमें नहीं पहचान रही हैं। वो इतने साल पहले हम फलानी सन्नो बुआ की शादी में मिले थे, वहां गाने की अंताक्षरी हुई थी, घर की लाइट चली गई थी, उसमें लड़कियां और लड़के अंताक्षरी कर रहे थे गाने की, तुम खूब गा रही थी और तुम ऐसे भूल गई थी लाइनें। और ये सब वो जुड़ती चली जा रही है पीले फूले वाली फ्रॉक में। तब उसको ध्यान में आता है कि अपने पति और बच्चों को इतना प्यार करते हुए भी उसने जब कभी अपने पति बच्चों से बचपन का ये फ्रॉक या बचपन शेयर करना चाहा, तो पति और बच्चे अपनी पत्नी और माँ को कभी उस फ्रॉक पहनी बच्ची में नहीं कल्पना कर पाए, कल्पना नहीं हो पाई। और सामने बैठा ये आगंतुक जो है, ये मुझे मेरे पीले फूल वाली फ्रॉक से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं पर अटका हुआ है। तो मेरी जिंदगी को इसने मेरी जिंदगी के एक छोटे से अंश को इसने अपने अंदर रखा है, इसने भी रखा हुआ है। और जीवन बहुत अच्छा चल रहा है
पूछा आपकी पत्नी कैसे, कितने बच्चे हैं, वो कह रहा है ये, उसके पति को कह रहा है ये कब आएंगे अरुण जी, बहुत अच्छा है, सुना है उनके बारे में। तो ये जीवन के लिए कुछ बहुत जरूरी उस तरह के एहसास होते हैं जो हमें कहीं से अभावग्रस्त नहीं करते, हमें समृद्ध करते हैं। क्योंकि प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति ऐसे भी बहुत उदार होता है। प्रेम हमेशा उदार होता है, प्रेम हमेशा त्याग के लिए तैयार रहता है। अब आजकल लोग कहते हैं कि आपका प्रेम आज कहाँ चलेगा, तो आज का प्रेम, आज का समय मेरा समय नहीं। आज भी वही कहानियां लिखी जा रही है, उसी तरह के उदात्त को, है ना, उसी तरह की महाकाव्यात्मकता को, और वही वही उसी सपने को खोज रहे हैं बहुत से नए लेखक। एक अलग सी भाषा में प्रेम को तो खोज रहे हैं। तो ये प्रेम बड़ी तो अच्छी अभी बात। भी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैंने बहुत सी ऐसी कहानियां पढ़ी और बड़ी तसल्ली मिली ये सोच करके कि देखो, प्रेम तो ऐसे ही, जो कहते हैं एक बड़ी अच्छी बात, कि प्रेम तो पिछले दरवाजे से बिना आहट के ही आता है, चुपचाप चुपचाप हमारे अंदर दाखिल होता है। और तो वो प्रेम वही रहता है। और आज के जो नए रचनाकार हैं उनमें भी बहुत से उस बारीकी, उस कोमलता, उसको, उस निश्चलता और अबोधपन को सहेज रहे हैं। बिल्कुल, वो एक तरीके से पूर्व राग की तरह कहीं दुबक कर। हाँ, और एक टुकड़ा कस्तूरी आपके संग्रह का नाम भी है, उसमें प्रेम की कहानियां जो एक सुगंध की तरह बची रहती हैं, वो कहानियां। मैंने पूछा था आपसे कि कब्जा और एक स्त्री के कारनामे, ये बिल्कुल भिन्न मिजाज की कहानियां हैं। और एक एक कहानी जिसमें वो कहती है, मैंने कितने चावल बिन डाले होंगे, कितना कुछ पछोड़ डाला होगा, कितना धोया होगा, कितना फटका होगा। वो उसका जो एक आलोचनात्मक स्वर है गृहिणी का, खास तौर से गृहिणी के श्रम को भी आपने बहुत ही शिद्दत से देखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं बताऊंगी। वो सबसे पहले तुम्हारी अंतिम वाली, वो तुमने जिस कहानी का जिक्र किया है, चंद्रकला, वो मेरी मेरी बहुत प्रिय कहानी है और मेरे कुछ पाठकों की तो बहुत ज्यादा प्रिय। उन्होंने उसका शीर्षक भी बदल दिया है। उसका शीर्षक है अनाम लम्हों के नाम। क्योंकि मैं संबंधों की बात करती हूँ तो सिर्फ परिभाषित संबंध नहीं, परिभाषित संबंध तो है ही, परिभाषित संबंधों की प्रगाढ़ता के साथ साथ अपरिभाषित संबंध। महसूस किया होगा तुमने कि कभी हम किसी से 2-4 मिनट या घंटों को मिले होते हैं, उस व्यक्ति को हम पूरे जीवन भर कभी विस्मृत नहीं कर पाते हैं। तो अनाम लम्हों के नाम भी एक ऐसे ही अपरिभाषित संबंध की कहानी है। उसमें वो गृहिणी, जो तुमने कहा कि इतनी थक के आती है, और ये भी पूरी कहानी व्यंग्य में है। एक करुण अवसादी व्यंग्य इस पूरी कहानी में चलता है। गृहिणी अवसादग्रस्त, अरे वो बाहर से तमाम सब्जी का थैला सब लेके गर्मी में आई है, और उस समय उसके सामने, पहले की कहानी है तो अंगीठी है, राख है, सबके कपड़े उतरे हुए हैं, और उसमें फिर चारों तरफ ये अपनी दाल चावल की पतीली, सूखे बर्तन, कपड़े, तो कहाँ से शुरू करे। बच्चे स्कूल गए, पति गया। उसमें वो सोचती है बैठकर कि अच्छा, उसने अब तक कितना आटा मारा होगा, कितने चावल चुने होंगे, कितने क्विंटल, इसका कोई हिसाब है। और उस समय ये भी सोचती है कि काश कोई ऋषि इस समय आकर मुझे अहिल्या की तरह शाप ग्रस्त कर जाता, पाषाणवध कर जाता। तो ये एक उसकी बात है। लेकिन उसके जीवन में स्पंदन कैसे आता है? वो आता है पड़ोस के घर से आती एक आवाज से। हारमोनियम पर एक साधारण सा युवक वो गा रहा है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। तो बहुत से हमारे पाठकों ने इस कहानी को बांधो न नाव इस ठाव बंधु से करते हैं। तो उस युवक के साथ इसका कैसा एक भाव जुड़ता है। प्रेम नहीं, प्रेम अपने पति को ही कर रही है, जस्टिफाई अपने पति को ही कर रही है, और पति को जो लगातार जस्टिफाई कर रही है वो भी लोग नहीं समझते। ऊपरी कहानियों को पढ़ने वाले पाठक नहीं समझते हैं कि ये जो इस पत्नी का जस्टिफिकेशन है अपने पति के लिए, वो पति बहुत कंजूस है,
मक्खी चूस है, ऑफिस से चीजें चुरा चुरा के, बड़ी आम चीजें हैं घरों में, निम्न मध्यवर्गीय घरों में ऑफिस से ऑलपिन का वो उठा के ले आना, रबड़ ले आना, पेंसिल ले आना, कागज ले आना, ये सब। लेकिन हाँ, उसका पति अच्छा ही है, किसी की उसमें नहीं जाता है। शादी में जाएंगे तो जाने में इतना खर्च होगा, तो इसके तो ये हिसाबी किताबी लोगों की बातें हैं। तो लेकिन पत्नी उसको जस्टिफाई, हाँ उसका पति ठीक कहता है, तकिया करा है, पति ठीक कहता है, लेकिन धागा बंध रहा है, डोर बंध रही है एक उस पड़ोसी के उसके साथ, जो कि हारमोनियम पर गा रहा है, बांधो ना नाओ इस ठाव बंधु, और उसके गाने के साथ ही उसकी चपाती उलट रही है, उसके कोयले तोड़े जा रहे हैं, उसका घर का उसमें एक हारमोनी, एक गति और एक गीतात्मकता आ गई है। अंत में वो युवक अपना उस युवक का बेटा उसके वहां रहता है गांव में, उसके बेटे की बीमारी का खत आता है, उसको जाना पड़ता है, और इसके घर में आता है, ये नहीं रहती है, अपना हारमोनियम बेचने के लिए। इसका पति कहता है नहीं नहीं, हमें हारमोनियम वरम कुछ नहीं चाहिए, ये सब ऐसी चीजें, ये तो बहुत सुना है हम लोगों ने अपने घरों में, हारमोनियम पढ़ाई लिखाई करो, और वो चला जाता है कहीं और इसका बच्चा, हमने ये दिखाया है इस कहानी में कि माँ और बेटा, छोटा बच्चा दोनों एक सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं। तो बेटा कहता है, वो बच्चा क्लास में कभी चोरी वोरी करता रहता है, लेकिन पति जो पिता है वो खड़ूस है, मक्खी चूस है, लेकिन जो पड़ोसी है वो उसको एक टॉफी दे देता है छोटी सी, या उसको गुब्बारे, रंगीन गुब्बारे खरीद के दे देता है। तो ये वहां से रोशनी, और वो बच्चा जो क्लास में टिफिन चुराते हुए पकड़ा गया, ये जो पत्नी है, इसका छोटा बच्चा क्लास में टिफिन चुराते हुए पकड़ा गया, और इसकी इतना दुख होता है, मारती पीटती सब है। अंत में इस कहानी का अंत सुखद है, मैंने ये दिखाया है कि वो बच्चा कहता है कि वो चले गए अपने, उनके बच्चा बीमार था, उसके लिए अपना हारमोनियम बेचकर चले जाएंगे। फिर अपनी माँ से कहता है कि वो मुझे ये गुब्बारे खरीद के देंगे। उसके हाथ में एक लाल पीला गुब्बारा रहता है, और माँ से कहता है अब मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। तो ये कहानी मेरी अपनी भी प्रिय है, और इस तरह से सुखांत और दुखांत के बीच का, बच्चे को सुधरने की सारी कोशिशें बेकार जाती हैं, और इस तरह, और प्रेम, बिल्कुल प्रेम जो है, प्रेम और वो संबंध, प्रेम जो है वो बहुत एकदम, ये जरूरी नहीं है कि बहुत परिभाषित स्थितियां हों जीवन में, कि पति ऐसा है तो खराब है, ऐसा है तो अच्छा है, या स्त्री जो है, ये असल में मनुष्यता का स्पेस है जो उसके पास है, स्त्री के पास है, बच्चे के पास है, और उस पड़ोसी के पास है, और किसी रूप में पति के पास भी है। तो ये जो सामान्य लोग, सामान्य जनों का जो जीवन, किताबी तो होता नहीं ना, किताबों में जरूर आ रहा है लेकिन ये किताबी नहीं है। तो सामान्य जीवन की ऐसी ऐसी बहुत ही, जिसको कहेंगे अद्भुत छवियां हैं ये उस जीवन की। वाकई बहुत अच्छी कहानी है। और आपने जो व्यंग लिखे, क्योंकि हम लोगों का समय लगभग हो चला है, तो बड़ा मजेदार लगा मुझे कि आपने लिखा कुढ़ते रहियो ओ बा वो बाके लाल, कुढ़ते रहियो ओ बाके लाल। अच्छा, और मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा व्यंग्य है, मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। ये एक आपका, एक बड़े बेआबरू होकर कला बीथी से हम निकले, हाँ एक हाँ जैसा व्यंग है ना। हाँ और हाँ बहुत से आपके व्यंग हैं जो जीवन की, आपने ज्यादातर व्यंग उन पर किया है जो बड़ी, जिनकी संवेदना बड़ी भोतरी है, यानी जो जीवन की बारीकियों को जो नहीं ले पाते हैं। आपके व्यंग ज्यादातर, क्योंकि एक दुनिया आपके भीतर, आपकी जो अपनी आकांक्षा मुझे दिखती है, ऐसी दुनिया बनाने की जिसमें संवेदनशीलता हो, हाँ कलाओं को समझने हाँ, का वो सलीका हो। तो ये आप बताइए, अपने व्यंग के बारे में कुछ बताइए। व्यंग्य के बारे में भी क्या बताऊं, व्यंग्य लिखना बहुत आसान है, नहीं आसान तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मतलब व्यंग्य बस लिख जाता है तो लिख जाता है,
और नहीं लिख पाए तो नहीं लिख पाए। कहानी में थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है फिर से देखने की, समझने की, करने की, लेकिन व्यंग्य तो अंदर मैंने कभी कहा है कि एकदम कौंधता है। और जो है मेरे प्रतिरोध तो है ही, वो चाहे कहानी में हो, अपने ढंग के प्रतिरोध। और इस तरह से कुछ चीजें हैं जो मैंने मतलब कुछ चीजें मुझे बहुत दुखती हैं, हमारी दुखती रग हम कह सकते हैं ना। तो वो जैसे भाषा को लेकर के, जैसे स्त्री पुरुष, हाँ स्त्री पुरुष में देख लो, वो जो मजाक होता है, पुरुष कुछ भी मजाक, और स्त्रियों को लेकर मजाक किया जाता है। पत्नी को, पति पत्नी को लेकर मजाक करता है, सरेआम मजाक करता है, पत्नी खुश होकर हंसती रहती। तो ये, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि भाई तो ये भी तो होना चाहिए कि पत्नी भी तो आपके ऊपर मजाक कर सकती है और आपको भी उतने खुले दिल से हंसना चाहिए ना। ये इतनी उदारता, उदारता भी नहीं है ये सेंस ऑफ ह्यूमर, ये एक विट आप में भी होना चाहिए, ये गहराई कि आप भी, लेकिन नहीं होता, पढ़े लिखों के बीच में भी नहीं होता। और एक चीज मैं अभी छूट गई, उस कहानी के लिए जरूर कहूंगी, अनाम लम्हों के नाम पर मैं जरा वापस जा रही हूँ, क्योंकि इसके बावजूद पढ़े लिखे लोग भी इस कहानी को पढ़ करके भी ये समझते हैं कि ये औरत भी विद्रोह नहीं कर रही है। उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल लिया कि चाहे जिस तरह की जहां हो, औरत तो बस विद्रोह करे और वो कहानी में दाखिल हो जाएगी, विद्रोह करने के साथ ही कहानी में दाखिल। और लेकिन अगर स्थिति ये विद्रोह क्यों नहीं करती? अरे अगर विद्रोह करने वाली है तो कहानी कहाँ बनेगी? यहाँ तो व्यंग्य में चल रहा है सब कुछ, सारा जस्टिफिकेशन उस कंजूस मक्खी चूस आदमी के उसमें चल रहा है ना, तो वो उस कहानी में बैठने की बात होती है। और अब जो तुम अपने व्यंग्य पर मैं आ रही हूँ, तो व्यंग्य को लेकर के भी मैंने जो कहा कि एक तुलसी और एक खिलंदड़ेपन के अंदर से सुई चुभोना जो कहते हैं, वो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि यही चीज जो इसकी आक्रामक स्त्री क्यों नहीं है आपकी, तो वैसे ही कहेंगे कि आपके व्यंग्य प्रहारात्मक नहीं है। प्रहारात्मक क्यों नहीं होते? हमने कहा व्यंग्य को क्यों प्रहारात्मक होना है? व्यंग्य प्रहारात्मक हो जाएगा तो अभिधा हो जाएगा, सीधे पत्थर मारने वाली बात हो जाएगी। तो व्यंग्य को तो प्रहारात्मक होना ही नहीं है। व्यंग्य को तो इस सलीके से, इस मासूमियत से अपनी बात कहनी है कि वो बात भी कह ले जाए और ऊपर वही मासूमियत दिखाई पड़े। तो ये जो तुमने कहा कि बड़े बेआबरू होकर कला वीथी से हम निकले, उसमें भी वही है कि वो कलाकार ने बनाई है, और जो मतलब कला हो या साहित्य हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी तो एक कॉमन व्यक्ति को थोड़ा ही सही समझ में आना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही अपने एब्स्ट्रैक्ट में, हाँ एब्स्ट्रैक्ट भी, साहित्य में कितना अमूर्तन हो, कितना ये एब्स्ट्रैक्ट हो, तो कितना आप कहाँ तक अपेक्षा कर सकते हैं व्यक्ति को समझने की। सब कुछ उल्टा पलटा अगर उसको दिखाई पड़े कि नहीं ये मिल का धुआं नहीं है, उसमें याद है मुझे कि कलाकार ने बनाया है कि चिमनी का धुआं नहीं, तो वो चिमनी का धुआं नहीं है, वो स्त्री के बाल हैं। तो ये इस तरह के बहुत ऐसे व्यंग्य हैं, लेकिन ज्यादा इस तरह के व्यंग्य मैंने स्त्रियों को लेकर के दोनों तरह से किया है। लोग मुझसे कहते हैं कि आपने तो व्यंग्य में स्त्री विमर्श किया है। तो मेरा एक व्यंग्य है पत्नी और पुरस्कार, पता नहीं तुमने पढ़ा कि नहीं, एक छोटा सा व्यंग्य है कि पत्नी को पुरस्कार मिल जाता है तो पति पर क्या बीतती है। और इस पर मैं बहुत गहराई में गई कि बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मम्मी भी ऐसा कुछ कर सकती है इसको पुरस्कार मिले, और फिर पति पूछ रहा है कि रास्ते चलना मुश्किल है कि सुनिए सुना है आपकी पत्नी को कोई पुरस्कार मिल गया है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि खुद मेरी लेखिका भी परेशान है, जब इस पुरस्कार को मिला है तो इसको लेके मैं कैसे बरतूं कि मैं लोगों को भाई वो कोई शौक ना दूं। और उसमें एक वाक्य है तीसरा ये कि पुरस्कार मिलने के साथ ही
मैं गरीबी रेखा से ऊपर आ गई। व्यंग्य यहाँ है, पुरस्कार मिलने के साथ ही मैं गरीबी रेखा से ऊपर आ गई। लेकिन फिर बहुत जल्दी पता चल गया कि पुरस्कारों की दुनिया में तो गरीबी ही गरीबी है, कंगाली ही कंगाली है। पुरस्कार मिलते जाते हैं, कंगाली बढ़ती जाती है। और इसके भी बड़ा मजेदार बात, इससे जुड़ी एक घटना बताती हूँ। जब मैं लिख रही थी तो मेरे पास एक लेखिका का ही फोन एकाएक अचानक आ गया। मैं जल्दी बताती नहीं मैं क्या लिख रही हूँ। ऐसे पूछा क्या कर रही थी, मेरी रचना पूरी हो रही थी, छोटी सी व्यंग्य रचना। तो मैंने कहा कि एक व्यंग्य लिख रही थी, सुनिए, सुनोगी? पत्नी और पुरस्कार। कहा अच्छा। तो मैंने बताया, मैंने कहा सुनाओ? बोले हाँ। मैंने जल्दी सुना दी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुरंत उन्होंने पूछा, लेकिन ये बताइए कि आपको पुरस्कार कौन सा मिला है? और मैंने कहा यही सबसे बड़ा व्यंग्य है, मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला है, मैंने पत्नी और पुरस्कार लिया। तो उनका पूरा उसमें नहीं ध्यान है, ध्यान इस पर है कि पहले बताइए पुरस्कार आपको कौन सा मिला है। तो यहाँ से मेरे व्यंग्य बिल्कुल। निकलते हैं, तो मामूली चीज। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सघन, बहुत ऐन्द्रिक, जिसको कहते हैं त्वचा को छू कर बहता हुआ संसार जो आपके आसपास से गुजरता रहा है, और उसमें बहुत सारे रंग हैं। अब मैं कितनी बात करूं, क्योंकि आपने चौकीदार जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के होंगे उनको, और एक पीछे पर्दे के पीछे खड़ी एक गृहिणी को, और हाँ, आपने सुमित्रा की बेटियों को, और बहुत सारे आपने चरित्र रचे और बड़ी संवेदनशीलता से कायांतरण किया है, जैसे उसमें गई हैं। ज्यादातर लोग इसीलिए पूछते हैं, क्योंकि अभी मुझे याद है मनीषा कुलश्रेष्ठ एक बार बात कर रही थी मंच से ही, तो उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल ये है कि आप, स्त्री जब लिखती है तो वो सारी कहानी उसी की समझी जाती है। तो इस तरह से तो अगर वो बहुत सारे प्रेम कर ले, या बहुत सारे तलाक दे दे, या बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर वो अपनी कहानी में कोई चीज ले आ रही है, कोई जीवनानुभव ले आ रही है, तो वो तो दुनिया का है। और खास बात यह है कि वो उसमें जा रही है, उसको महसूस कर रही है, और उसको अपनी रचना में रूपांतरित करके ले आ रही है। तो स्त्री के साथ ऐसे ठस और ठोस किस्म के भी पाठक भी होंगे, बिल्कुल होते हैं। और भावक भी होंगे, और स्त्रियों का लिखा हुआ बड़ी सतर्कता से पढ़ा भी जाता है, ये भी बात सही है। नहीं, और मैंने खुद कहीं कहा कि मैंने जैसी जैसी प्रेम कहानियां लिखी हैं, वैसी प्रेम, उस पर कोई और होता तो कई बार तलाक हो जाने की नौबत आ सकती थी। जो कहते हैं ना, शक की कोई दवा बिल्कुल। नहीं। तो आपने बहुत सारी बातें बताई। अभी मैंने आपसे बात करते ही मैंने जाना कि जो ह्यूमर है आपके यहाँ, और जो चुटकियां लेना है, जो व्यंग है, ये तो मैं बताऊं बनारस की खूबी है। क्योंकि बनारस वाले, अभी आज हमारे एक मित्र आए थे तो हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग किसी को सुन रहे थे, और सुन क्या रहे थे, झेल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग आम होते तो अब तक पक गए होते। तो कि ये बनारस है जो, जिसमें विट बहुत है, और चीजों पर टॉन्ट नहीं कहेंगे, चीजों के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करना, ये हम लोगों को अपने खून में मिला हुआ है एक तरीके से। आपने बड़ी माँ का जिक्र किया, हम लोगों के घरों में हमेशा जीवन प्रसंगों में ही ऐसी चीजें ऐसी आती खुदी रही हैं। खुदी रहती है, तो बिल्कुल। बिल्कुल। तो मुझे लगता है शबनम को हम लोग बुलाएं, क्योंकि शबनम के हिसाब से समय हो चुका है। अरे और बहुत समय हो गया, हमने बहुत बोला, शायद मैं ज्यादा ही बोल नहीं नहीं, गई। हम दोनों ने ही बोला है, और नहीं, बहुत बल्कि बहुत सी चीजें बाकी हैं। यामिनी कथा की बाकी है, दीक्षांत बाकी है, बहुत सारे आपकी कृतियां जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये बताती हैं, जैसे शिक्षा जगत का जो एक तरीके का भ्रष्टाचार। दीक्षांत कब का उपन्यास है आपका, लेकिन उसमें ही आ गया है सारा कुछ, कि शिक्षा जगत में कितना जैसे रूटीन है, कोई उद्देश्य नहीं, कोई बड़ा उद्देश्य नहीं कि नया मनुष्य बनाना है, नई दुनिया बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक जो अध्यापक नैतिक है,
वो बहुत अकेला है। ऐसे अकेलेपन को आपने बहुत स्पर्श किया है। क्योंकि जब तक शबनम नहीं आती, ऐसा आदमी अकेला ही होता है ना। ऐसा आदमी जो जो नैतिक उसको लेकर चलता है और ऐसे आचरण वाला व्यक्ति, तो उसको अकेला ही होना पड़ता है। वो किसी भी क्षेत्र का हो, शिक्षा का हो, साहित्य में हो, लिखने वाला हो, किसी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सूक्ष्मता से आपने एक कहानी में दिखाया है कि इस तरह का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ा है। जैसे होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन में जो अरुण है, तो उसको जो आदर्शवाद मिला है पिता से ही मिला है। तो वो, लेकिन उसके पिता के साथ बहुत लड़ने वाले लोग थे। उसके हाँ, पिता अकेले नहीं थे, है ना। एक हाँ, पूरी पीढ़ी जो है ऐसी थी जब आदर्शों के साथ बहुत से लोग हुआ करते थे, जो शायद हम लोग के पिताओं की पीढ़ी रही। हाँ, लेकिन धीरे धीरे हम लोग निहत्थे हुए हैं और अकेले हुए हैं। तो इस तरह के अभी आपने बात करते करते कुछ बातें की, मेरा ध्यान गया कि जैसे स्त्री के प्रतिरोध को या संघर्ष को या उसकी बोलने की लाउडनेस को अगर कोई रचनाकार उस तरीके से नहीं लिख रहा है जिसकी डिजाइन स्थितियां हैं, एक तरीके से जो बताया जाता है कि यहाँ उसको हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन एक रचनाकार जब लिखता है और उस लिखने में जितनी आयरनी आती है, जो विसंगतियां आती हैं, जो लेखन का आलोचनात्मक स्वर है, मतलब लेखक सहमति में नहीं है। स्त्री अगर सह रही है तो उसको सहने के लिए मजबूर करने वालों से लेखकीय सहमति नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो उसकी आलोचना है कि आपको देखना चाहिए कि ये स्थितियां बदल नहीं रही हैं स्त्री के लिए, परिवार में, समाज में। क्योंकि स्त्री का निहत्थापन सबसे ज्यादा इसलिए कि दुनिया नहीं बदल रही, क्योंकि स्त्री के लिए दुनिया अभी भी बहुत ठोस और ठस किस्म की, उस पे एक तरीके की निगाह रखी जाती है और बहुत आसान नहीं है प्रतिरोध करना या संघर्ष करना, लेकिन उसको महसूस करना, उसको कहना, उसको दर्ज करना और अपनी स्पेस की झलक देना, ये अपने आप में ये भी बहुत अच्छी बात है। चंद्रकला मैम अभी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। और सुरबाला मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं ना? खूब अच्छी तरह सुन पा रही हूँ। अच्छा, तो मैं यही कह रही थी कि वो अभी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है अभी फिर वो कनेक्ट हो जाएंगी। और वाकई में मैं बस यही लग रहा है कि टाइम का एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम सुन पा रहे हैं। लगता है कितना सुनते रहे आपको। लेकिन मुझे भी कहना, मुझे भी अपना नहीं हो रहा है। बात बहुत अच्छा लगा शबनम, बहुत अच्छा लगा। नहीं, हम लोगों को टाइम का एहसास भी नहीं हुआ और लगता है कि आपको सारी रात बैठ के, जैसे पहले कहानियों में होता था, चौपाल लगी होती थी गांव में और कहानियां सुनाई जाती थी या बातें बताई जाती थी। लोग खाना वाना खा के इत्मीनान से बैठ के फिर पूरी रात सुनते रहते थे। जी चाहता है बस आपको बैठा के और पूरी रात हम लोग सुनते रहे इन सब चीजों को। तो वाकई में अपने को भी वही अच्छा लगता है कि कोई बैठे जी तो वो माहौल, वो आभास, वो एहसास आज शबनम आपके और चंद्रकला के बीच में बैठ के मुझे हुआ। और बहुत बातें मैंने की, बहुत देर खो गई। मैं समझ रही हूँ आपकी समय सीमा भी पार हो गई। मैं तो खामोशी से, मैं सिर्फ सुनती रही आपको जी, मैं सिर्फ खामोशी से सुनती रही आपको। और चंद्रकला मैम फिर जुड़ रही हैं और इस तरह से थोड़ा सा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम तो होती ही है और नेटवर्क थोड़ा वीक होता है। इस तरह की चीजों को तो हम लोगों को झेलना ही होता है और खैर इसी में कारवां तो इसी में बढ़ता ही रहता है। अगर रास्ते खराब है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम वहां से अपनी गाड़ी बैक कर दें उसी में चलना ही, यही जिंदगी है जी, यही जिंदगी है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि अभी कि आपको देखकर ये नहीं लगता होगा कि कुछ व्यंग्यात्मक चीजें भी आप लिखती होंगी, लेकिन आप लिखती हैं, ये बड़ा अच्छा लगा सुनकर
कभी कभी चेहरे से देखकर अंदाज भी नहीं लगता है, जैसे अब हम लोगों के चेहरे से शायद लगता होगा कि नहीं कुछ बदमाशियां ये लोग कर सकती हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं है मैम, ये जान लीजिए। यही अच्छा रहा, आपके चेहरे से लगता है बदमाशियां करती होंगी, आप नहीं करती हैं। हमारे चेहरे से लगता है कि बदमाशियां नहीं करती होंगी और हम करते नहीं, हैं। हाँ वही लगता है कि वाकई में अपनी कलम से बदमाशियां करते हैं ना, वो व्यंग्य जो लिखते हैं जी वो अपने जी जो स्त्री को लेकर लिखा है, और जो कभी, और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ ये हास्य की व्यंग्य की क्या है, रचना अच्छी होनी चाहिए, हाँ बस लिखती हैं रचना जी, हुए चलना चाहिए। रचना अच्छी होनी। तो इसीलिए आपसे इस बात का हम लोगों को इंस्पिरेशन मिला कि वक्त के खुरचन से भी हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात, जो इतनी चीजों में इतनी बातें हो रही थी, लेकिन ये बातें मेरे दिमाग के खूंटी पर एकदम टंग गई कि वाकई में ये नहीं सोचे कि नहीं हमको तो वक्त ही नहीं मिल रहा है। नहीं, वक्त तो शायद किसी को नहीं मिलता है, वक्त से वक्त निकालना पड़ता है। और वक्त की खुरचन जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, वाकई में बहुत अनोखा, बहुत यूनिक और बहुत टचिंग रहा मेरे लिए। और ये लगा कि वाकई में खुरचन से भी बहुत बड़ी चीज की जा सकती है। जिस तरीके से आप एक नाम है साहित्य की दुनिया में, और लोग आपके, अभी मैं देख रही हूँ कि जो लोग रिटायर हो गए हैं वो कह रहे हैं कि मैंने बचपन से मैं इनको पढ़ती आ रही हूँ, मैं सुनती आ रही हूँ, मैंने इनको देखा है। उस चीज की मतलब लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि मैंने मैम को देखा है, मैंने देखा है। और आप बाद में देखिएगा सारे मैसेजेस को, तो इस तरह की चीजें हैं। तो अच्छा लगा इस तरह की बातें सुनकर कि, और मुझे, फिर मुझे तो लगता है कि हम लोग वाह, हाँ नहीं शबनम, मुझे जी खुद जी जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत करीब महसूस कर रही हूँ हम लोगों के। अलग अलग सबके नाम मैं बाद में देखूंगी, लेकिन मैं आपको से बताऊं जी कि जी लेखक, रचनाकार और पाठक का रिश्ता जो होता है ना, उस रिश्ते को कोई नहीं पा सकता। बहुत निस्वार्थ, बहुत निश्चल रिश्ता वाकई में पाठक, और उसी उसी पाठक के क्योंकि देखिए हर इंसान जी, वरना देखिए हर कोई कहता है कि भाई हम अपने गृहस्थी में हैं, अपने बाल बच्चों में हैं, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है, फला है। लेकिन आप उन्हीं गृहस्थी के साथ, शायद आपके बाल बच्चे नहीं होते, हस्बैंड नहीं होते, आप अकेली होती, तो लोग समझते उनके पास टाइम ही टाइम है। तो लेकिन आप सोचिए कि वो लिखने का कोई वो नहीं देते, ये कोई रिवॉर्ड नहीं देते, कहते अरे उनके पास टाइम ही है, उनका कौन है, आराम से बैठी लिख रही हैं। हम लोग के तो हस्बैंड है, बच्चे हैं, गृहस्थी है। लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि वाकई में वक्त किस तरह से निकाला जा सकता है, कि अगर हमें समाज को कुछ देना है, लोगों को कुछ देना है, में उसके लिए वक्त आसानी से निकल जाता है। आप चंद्रकला मैम शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही, मुझे फोन कर रही हैं, और कोई मेरी बात भी कनेक्टिविटी हो सकता है। हाँ हाँ, तो एक मिनट मैम, एक मिनट। हेलो जी, तो काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, मैम आपको खास तौर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हम लोगों को दिया, काशी कला कस्तूरी को दिया, हम लोगों को दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब भी बनारस आए, हम लोग मिलकर बैठेंगे, बातें करेंगे और सारी रात जागकर आपकी बातें सुनेंगे। और इस तरह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को, जिन्होंने जो अब तक हम लोगों से जुड़े रहे, सबको एक बार मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मेरा इसी के साथ मैं शब्बा खैर कहती हूँ, और आपका भी बहुत बहुत एक बार फिर हम आपको शुक्रिया करते हैं कि आप काशी कला कस्तूरी के मंच पर आए। बहुत आभार, बहुत आभार शबनम। सबको नमस्ते मेरा। कस्तूरी सुगंध मैम आप लीव हो जाइएगा। हाँ ठीक है मैम, आप अच्छा ठीक है, थैंक यू शबनम, बहुत बहुत। जी मैम, हाँ हाँ, आप लीव हो जाइएगा, फिर हम लोग जो है, हाँ मैम आप प्लीज, हाँ हाँ जी, आप लीव हो जाइए।